मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन का अगला भाग पढ़ेंगे, द्रवों का वाष्प दाब। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रवों के वाष्प दाब को हम इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। द्रवों के वाष्प दाब का तात्पर्य क्या होता है, मतलब इसका क्या है। अगर किसी द्रव को हम एक बंद पात्र में लें, तो यह द्रव हो गए और उसके ऊपर खाली स्थान है। तो जो द्रव के पृष्ठ के अणु होते हैं, द्रव के ऊपरी पृष्ठ के जो अणु होते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, इनकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इस गतिज ऊर्जा के कारण वाष्प के रूप में खाली स्थान में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पन या इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। तो जो द्रव के पृष्ठ के अणु होते हैं वह अपनी गतिज ऊर्जा के कारण खाली स्थान में वाष्प के रूप में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पन यानी इवेपोरेशन कहते हैं। इसी तरह से वाष्प के जो अणु होते हैं कभी कभी अपनी गतिज ऊर्जा को खो करके फिर से वापस द्रव अवस्था में लौट आते हैं। इस क्रिया को हम द्रवण या संघनन कहते हैं, इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब हम किसी पात्र में कोई द्रव लेते हैं तो प्रारंभ में वाष्पन की दर बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे खाली स्थान में वाष्प के अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, द्रवण या संघनन की दर भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब वाष्पन और संघनन साम्यावस्था में आ जाते हैं। जब वाष्पन और संघनन साम्यावस्था में आ जाते हैं, उस समय द्रव की वाष्प द्रव के सतह पर जो दाब डालती है वही इस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी अगर वाष्प दाब की हमको डिफिनीशन देनी है तो हम कहते हैं कि स्थिर ताप पर जब वाष्पन और द्रवण साम्यावस्था में हो, वाष्पन और संघनन साम्यावस्था में हो, तो द्रव के वाष्प के अणु द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इसकी डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। निश्चित ताप पर वाष्पन और द्रवण की संघनन की साम्यावस्था पर, यानी जब हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं और जब वाष्पन और द्रवण या संघनन दोनों साम्यावस्था में हो, तो किसी द्रव के वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी यहाँ पर जब वाष्पन और द्रवण दोनों साम्यावस्था में हो, उस समय यह द्रव के जो वाष्प के अणु होंगे द्रव की सतह पर जो दाब डालेंगे वही इस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब हम लोग वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम लोग जो है वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए, किसी द्रव का वाष्प दाब निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कई कारक हैं जो किसी द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। पहला है विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप, तीसरा है द्रवों के क्वथनांक पर और फिर विलेय पदार्थ मिलाने पर। यह 4 कारक हैं जो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। इसमें से हम पहला पढ़ने जा रहे हैं विलायक की प्रकृति पर। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, वाष्प दाब के आधार पर विलायक 2 प्रकार के होते हैं। एक विलायक होता है जो वाष्पशील होता है, जिसे अगर आप रख देते हैं तो उड़ जाता है अपने से, और एक ऐसा विलायक होता है जो अवाष्पशील होता है, यानी उसको अगर हम रख देते हैं तो उड़ता नहीं है। तो जो हमारे वाष्पशील विलायक होते हैं जो रखने पर उड़ जाते हैं उनका वाष्प दाब अधिक होता है, जबकि जो कम वाष्पशील विलायक होते हैं उनका वाष्प दाब कम होता है। जैसे पेट्रोल वाष्पशील द्रव है, जानते हैं पेट्रोल को अगर हम रख देते हैं तो वो उड़ जाता है, इसीलिए पेट्रोल का वाष्प दाब अधिक होता है। सरसों का तेल जिसे हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, यह कम वाष्पशील द्रव होता है, यह रखने पर नहीं उड़ता है, इसीलिए इसका वाष्प दाब कम होता है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरे नंबर पर आता है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप जान लीजिए कि वाष्प दाब का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में वाष्प बनना,
अगर ज़्यादा मात्रा में वाष्प बन रही है तो वाष्प दाब अधिक होता है, कम मात्रा में वाष्प बन रही तो वाष्प दाब कम होता है। ताप बढ़ाने पर द्रवों का वाष्प दाब बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वे आसानी से द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, और जब ज्यादा मात्रा में वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे तो द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वाष्प दाब जो होता है ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। हाँ बच्चों, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरे नंबर पर आता है द्रवों के क्वथनांक पर, यानी ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। जिन द्रवों के क्वथनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च होने का मतलब जो उच्च टेम्परेचर पर उबलते हैं, उनके वाष्प दाब कम होते हैं, और जिन द्रवों का क्वथनांक कम होता है उनके वाष्प दाब अधिक होते हैं। यानी हम देखें तो वाष्प दाब जो होता है क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वथनांक बढ़ने पर वाष्प दाब घट जाता है, क्वथनांक घटने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। हाँ बच्चों, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में चौथे नंबर पर आता है अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर। सबसे पहले हम बता दें आपको कि वाष्पशील और अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या है। वाष्पशील विलेय का मतलब होता है जो वाष्प के रूप में उड़े, जैसे द्रव। अगर हम द्रव को मिलाते हैं किसी द्रव में तो द्रव जो होता है वाष्पशील विलेय होता है, वोलेटाइल सॉल्यूट उसे कहते हैं। लेकिन जो हमारे ठोस विलेय होते हैं, ठोस जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, वे अवाष्पशील विलेय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वह वाष्प के रूप में उड़ते नहीं हैं। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अगर किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, जैसे हम कोई ठोस मिला देते हैं, तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है कम हो जाता है, क्योंकि विलेय के कुछ अणु विलायक की सतह को घेर लेते हैं। जो ऊपरी सतह होता है जहां से विलायक के अणु वाष्प अवस्था में उड़ते हैं, तो विलेय के अणु जाकर के उस सतह को घेर लेते हैं, जिससे उन स्थानों से विलायक के अणु वाष्प अवस्था में नहीं आ पाते हैं। उन स्थानों से जहां विलेय के अणु आ जाएंगे उन स्थानों से वाष्प अवस्था में नहीं आ पाते हैं। परिणाम स्वरूप विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम हो जाता है। इसी को हमने यहाँ पर डायग्रामेटिक दिखाया है। यहाँ पर हमने शुद्ध विलायक लिया है, यह हमारा जो है यह शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक में आपको हर जगह सतह पर विलायक के अणु रहेंगे, और ये सभी विलायक के अणु आसानी से वाष्प अवस्था में जा सकते हैं और ज्यादा वाष्प बनाएंगे, यानी इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इस विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोल देते हैं, वो भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसकी सतह पर कुछ स्थानों पर आ जाते हैं, जैसे दिखाया गया काला काला करके, इसे विलेय के अणु हैं और बीच बीच में यह विलायक के अणु हैं। तो अब यही केवल विलायक के ही अणु वाष्प अवस्था में जा सकते हैं, विलेय के अणु न जाएंगे न तो नीचे वालों को जाने देंगे, जिससे वाष्प में कमी आ जाती है। और यही कारण है कि जब किसी विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। यही आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब जो होता है कम हो जाता है। तो वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये सभी आपने जान लिया। अब बच्चों हम लोग विलयन में राउल्ट का नियम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सहायता से हम किसी विलयन का वाष्प दाब बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है राउल्ट के नियम से हम किसी विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन के दो घटक हैं, विलेय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट। अगर हम विलायक को द्रव रखें, विलायक को केवल द्रव रखें हम, तो आप जानते हैं कि विलायक का जो वाष्प दाब होता है यानी पी लिक्विड जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। लेकिन विलेय हम ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं। अगर हम विलेय ठोस लेते हैं तो इसका जो वाष्प दाब होता है सॉलिड का वो हमेशा जीरो होता है।
लेकिन अगर हम द्रव लेते हैं तो द्रव का अगर विलेय हमने द्रव लिया तो उसका वाष्पदाब शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो अगर इसमें से यह विलेय अगर इसमें हम मिलाएंगे तो इस विलेय का वाष्पदाब क्या होगा, अगर इसे हम इस विलेय को इसमें मिलाएं तब उस विलयन का वाष्पदाब क्या होगा। इस तरह से हमें एक बार ठोस द्रव विलयन का वाष्पदाब के लिए राउल्ट का नियम पढ़ना है और दूसरा हमें द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ना है। आपसे जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको ध्यान देना होगा कि हमसे ठोस द्रव विलयन का राउल्ट का नियम पूछ रहा है कि द्रव द्रव विलयन का राउल्ट का नियम पूछ रहा है। यहां से राउल्ट के नियम के दो भाग हो जाते हैं। ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट ने यह बताया कि अगर मान लीजिए कोई अवाष्पशील विलेय जैसे ठोस को हम किसी द्रव में घोल देते हैं तो विलयन के वाष्पदाब में जो कमी आती है वह विलयन में जो विलायक है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियमानुसार जब कोई अवाष्पशील विलेय जैसे कोई ठोस किसी द्रव में घुला होता है, जब इसे हम किसी द्रव में घोल देते हैं तो स्थिर ताप पर विलयन का वाष्पदाब उसके विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर हम इसे लिखें तो विलयन का वाष्पदाब Ps, मान लीजिए विलयन का वाष्पदाब Ps है तो समानुपाती हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। अगर विलायक के मोल प्रभाज को हम चाई विलायक लिखते हैं, Ps समानुपाती हो जाएगा चाई विलायक। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो जो विलयन का वाष्पदाब होता है वो बराबर समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद जो कांस्टेंट लाते हैं वह उस शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है। यह कांस्टेंट इंटू चाई विलायक हो जाता है, यानी Ps बराबर P0 इंटू चाई विलायक होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक पात्र में शुद्ध विलायक लिया, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का मान लो वाष्पदाब P0 है और इसमें जब कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया तो इसके वाष्पदाब में कुछ कमी आ गई है। मान लीजिए विलयन का वाष्पदाब Ps है तो जब हम Ps समानुपाते चाई विलायक करेंगे यानी राउल्ट के नियमानुसार तो समानुपाते हटाने पर यहाँ पर जो कांस्टेंट लाया जाता है वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होता है, यानी Ps बराबर P0 इंटू चाई विलायक। यही ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। इसको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, बहुत पूछा जाता है। अब बच्चों हम लोग जो है द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, यानी जिसमें विलेय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा, ऐसे विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट के नियमानुसार स्थिर ताप पर अगर दो द्रव आपस में मिले हैं तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा, दोनों जो द्रव हैं उस विलयन में जो वह वाष्प विलयन बनाएगा उसके जो वाष्पदाब होंगे अलग अलग विलायकों के चाहे द्रवों के, उनके वाष्पदाबों के योग के बराबर होता है। वही यहाँ लिखा गया है, स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन का वाष्पदाब दोनों द्रवों के वाष्पदाबों के योग के बराबर होता है। जैसे यदि मान लिया जाए दो द्रव हैं A और B आपस में घुले हैं तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा, अब जैसे यहाँ पर लिक्विड A और लिक्विड B आपस में घुले हैं तो यहाँ पर दोनों यानी वाष्प अवस्था में लिक्विड A के भी अणु होंगे और वाष्प अवस्था में लिक्विड B के भी अणु होंगे। तो अलग अलग A और B के वाष्प के अणु जो दाब डाल रहे होंगे उनके वाष्पदाबों के योग के बराबर होगा पूरे विलयन का वाष्पदाब। यहाँ पर लिक्विड A अकेले है तो लिक्विड A अकेले जो दाब डालता है उसे लिक्विड A का वाष्पदाब कहते हैं। लिक्विड B अकेले जो दाब डालता है उसे शुद्ध लिक्विड का वाष्पदाब B का वाष्पदाब कहेंगे। और यहाँ पर चूंकि दोनों द्रव हमने मिला दिया है तो दोनों के वाष्प यहाँ उपस्थित रहेंगे, तो यह दोनों मिल करके इस मिश्रण पर दाब डालेंगे तो जितना जितना दोनों मिलकर दाब डालते हैं वही जोड़ दिया जाए तो इस पूरे विलयन का वाष्पदाब हमें ज्ञात हो जाता है। द्रव द्रव विलयन के लिए एक बात हमको पता चल चुकी थी कि द्रव द्रव विलयन का जो वाष्पदाब होता है, दोनों विलेय और विलायक जो द्रव हैं जब वो वाष्प अवस्था में उपस्थित होते हैं तो उनके वाष्पदाबों के योग के बराबर होता है। राउल्ट ने फिर यह बताया, देखिए यही जो अब जो लिखा जा रहा है राउल्ट का एक्चुअल नियम यही है
जैसे विलयन के किसी घटक का जो मोल प्रभाज, विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। यहाँ पर विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है। तो विलयन के किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है, विलयन के किसी घटक का जो आंशिक दाब होता है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन के किसी घटक, विलेय या विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमने यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि हमने दो लिक्विड ए और लिक्विड बी को हमने एक पात्र में ले रखा है। लिक्विड ए का यहाँ पर मोल प्रभाज इस विलयन में चाहिए है और लिक्विड बी का मोल प्रभाज चाहिए है। अगर यह दोनों वाष्पित होंगे तो वेपर ए का भी बनेगा, वेपर बी का भी बनेगा। यह अगर इस विलयन पर, इस सतह पर दाब डालेंगे तो उसे हम पीए कहेंगे और इसे हम पीबी कहेंगे। अब राउल्ट का नियम यह कहता है कि विलयन के किसी भी घटक, चाहे विलेय या विलायक का जो वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब होता है, वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी पीए जो होगा वह चाहिए के समानुपाती होगा। समानुपाती हटाएंगे और यहाँ पर कांस्टेंट लाएंगे तो उसी ताप पर उस विलायक, शुद्ध अवस्था में जो विलायक का वाष्प दाब होता है वही यहाँ पर आ जाता है। यानी पीए बराबर पीए नॉट चाहिए। पीए इस विलयन में इसका वाष्प दाब है, पीए नॉट जब यह शुद्ध विलायक होगा तब उसका वाष्प दाब होता है। इसी तरह से पीबी जो होगा, पीबी नॉट चाईबी के समानुपाती होगा, या पीबी बराबर पीबी नॉट चाईबी। अब हम जानते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है पीए प्लस पीबी के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर पीए का मान और पीबी का मान रख देंगे तो हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है, पीएस बराबर पीए नॉट चाहिए प्लस पीबी नॉट चाईबी। हम लोग इस मतलब फार्मूले से एक न्यूमेरिकल अब लगाते हैं। द्रव विलयन पर जो राउल्ट का नियम है उससे एक सवाल है। दो द्रव ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm दिए गए हैं। दो द्रव ए और बी हैं, इनका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया है कि 80 mm है और 60 mm है। ए का 3 मोल और बी का 2 मोल मिलाने पर आपसे कह रहा है कि जो प्राप्त विलयन होगा उसका कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। जो विलयन है उसका वाष्प दाब आपको ज्ञात करना है। तो हम पहले देख रहे हैं कि दिया क्या है, पीए नॉट 80 mm, पीबी नॉट आपको 60 mm दिया है। एन ए यानी ए के मोनोक संख्या 3 मोल, एन बी यानी बी के मोनोक संख्या हमें 2 मोल दे रखा है। हम राउल्ट के नियमानुसार जानते हैं, राउल्ट के नियमानुसार विलयन का जो वाष्प दाब होता है पीए प्लस पीबी के, या पीए के जगह हम लिख सकते हैं पीए नॉट चाहिए प्लस पीबी नॉट चाईबी के योग के बराबर होता है। पीए नॉट और पीबी नॉट हमें ज्ञात है, केवल चाहिए और चाईबी निकाले तो हमारा सवाल लग सकता है। अगर हम चाहिए निकालते हैं ए का मोल प्रभाज तो यह हो जाता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एन ए हमारा दे रखा है 3 बटे 3 धन 2 यानी 3 बटे 5। अगर इसी तरह से हम चाईबी निकालते हैं तो यह हो जाएगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 2 बटे 5। इस तरह से हमने चाहिए और चाईबी का भी मान निकाल लिया। अगर इसे हम समीकरण 1 में रख दें, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तो चाहिए और चाईबी का मान, चाहिए और चाईबी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहिए चाहे राउल्ट के नियम में रखने पर, तो पीएस यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, पीए नॉट हमको 80 दे रखा है, 80 गुणे चाहिए हमारा आया है 3 बटे 5 अधन पीबी नॉट हमारा है 60 अगुड़े 2 बटे 5। अगर इसको हम काटते हैं तो 16 पचे 80 और इसे काटते हैं तो 12 पचे 60। यह आ जाएगा आपका 16 गुणे 3 यानी 16 तिया 48 अधन 12 दूनी 24। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे
यह आ जाएगा 72 mm। इस तरह से आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनको हम इस तरह से लगा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन को इंग्लिश में हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। वह विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर, कोई भी टेम्परेचर हो और विलयन की कुछ भी सांद्रता हो, अगर सभी ताप और सांद्रता पर वह राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? पीएस यानी विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है, दोनों जो घटक हैं उनके वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, या इसी को हम पीए की जगह पीए नॉट चाहिए प्लस पीबी की जगह पीबी नॉट चाहिए कहते हैं। यही है हमारा राउल्ट का नियम। तो अगर कोई विलयन है जो सभी ताप और सांद्रता पर इस राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर कोई विलयन इन 4 शर्तों को मानता है तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। पहली शर्त है कि आदर्श विलयन में जो दोनों द्रव अगर हम मिला रहे हैं तो उनके अणुओं का आकार, उनकी संरचना और रासायनिक गुण समान होना चाहिए या उनका समान होता है। यदि विलयन में शुद्ध घटक ए और बी हैं तो शुद्ध घटक ए और बीबी के बीच जो अंतरा अणु का आकर्षण बल होगा ए बी के आकर्षण बल के ही समान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम शुद्ध विलायक ए लेते हैं या शुद्ध विलायक बी लेते हैं तो ए के अणुओं के बीच जितना अंतरा अणु का आकर्षण बल लगता है या बी के अणुओं के बीच जितना अंतरा अणु का आकर्षण बल लगता है, इनको अगर हम मिला देते हैं दोनों विलायकों को तो ए और बी के बीच भी उतना ही अंतरा अणु का आकर्षण बल लगना चाहिए। यह दूसरी शर्त है आदर्श विलयन के लिए। यदि विलयन के शुद्ध घटक ए और बी हैं तो शुद्ध घटक ए तथा बीबी के मध्य अंतरा अणु का आकर्षण बल ए बी के आकर्षण बल के ही समान होता है, यानी ए बी आकर्षण बल बराबर होता है ए आकर्षण बल या बीबी आकर्षण बल। तीसरा शर्त यह है कि घटक विलयनों को परस्पर मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम द्रव ए का 2 मोल लेते हैं और द्रव बी का हम 3 मोल लेते हैं। अगर दोनों को हम मिला रहे हैं तो उसे 5 मोल हो जाना चाहिए, न तो 5 मोल से कम होना चाहिए न तो 5 मोल से अधिक होना चाहिए। वही कह रहा है कि घटक विलयनों को परस्पर मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी आयतन मिक्सिंग में आयतन का परिवर्तन 0 होना चाहिए। इसी तरह से अगर घटक विलयनों को हम मिलाते हैं तो ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। घटक विलयनों को परस्पर मिलाने पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग यानी मिक्सिंग का जो हीट का ऊष्मा में परिवर्तन है वो बराबर 0 होना चाहिए। हमने कुछ आदर्श विलयनों को, सभी विलयन आदर्श नहीं होते हैं, कुछ आदर्श विलयनों का उदाहरण लिया है। जैसे बेंजीन में हम टॉलुइन को मिलाएं, यह एक आदर्श विलयन बनाएगा। नॉर्मल हेक्सेन में नॉर्मल हेप्टेन को मिलाएं, यह आदर्श विलयन बनाएगा। या एथिल ब्रोमाइड में एथिल आयोडाइड को मिलाते हैं तो यह आदर्श विलयन बनाता है। अगला हेडिंग है अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होता है दोनों घटकों के वाष्प दाबों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर नहीं होता है, या किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके पीए नॉट इंटू चाहिए के बराबर नहीं होता है, या पीबी जो होता है पीबी नॉट इंटू चाहिए के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं कि वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन के नाम से जानते हैं। अनादर्श विलयन की शर्तें क्या हैं? इनके अणुओं का आकार, संरचना तथा रासायनिक गुण समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यदि विलयन के शुद्ध घटक ए और बी हैं तो शुद्ध घटक ए तथा बीबी के मध्य अंतरा अणु का आकर्षण बल ए बी के मध्य अंतरा अणु का आकर्षण बल के समान नहीं होना चाहिए, यानी ए बी आकर्षण बल नहीं बराबर होना चाहिए ए के ए आकर्षण बल या बीबी आकर्षण बल के। घटक विलयनों ए और बी को परस्पर मिलाने पर आयतन में परिवर्तन यहाँ होना चाहिए, यानी अगर 2 मोल और 3 मोल को मिला रहे हैं तो 5 मोल नहीं होना चाहिए, या तो 5 से कम हो या 5 से अधिक होना चाहिए।
अगर घटक विलयन ए और बी को मिलाते हैं तो ऊष्मा में भी परिवर्तन होना चाहिए, यानी ऊष्मा परिवर्तन 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल हैं, एथिल अल्कोहल एसीटोन का, एसीटोन बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे।